नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आज ही पटना लौटेंगे उपेंद्र कुशवाहा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो मैं आपको बता रही हूं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी वो सामने आई है और ऐसे में कल जो उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश चल रही थी वो रंग नहीं ले पाई है और अब आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आज ही वापस पटना भी लौट जाएंगे। चिराग पासवान को महुआ सीट देने से नाराज हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। महुआ सीट को लेकर कुशवाहा की पहले ही एनडीए के भीतर बीजेपी के साथ डील हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा अमित शाह से मिलकर समाधान होगा, तो समाधान की उम्मीद भी उपेंद्र कुशवाहा ने जता दी है। पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो आखिरकार बिहार की चुनावी राजनीति में ये जो हलचल जारी है और जो उठापटक और जो संकेत ये निकल कर आ रहे हैं कि अभी बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होना बाकी, इसी पर जरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगियों का पूरा पैनल मौजूद है। पवन गौड़ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर ही वो तैनात हैं। अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं चिराग पासवान के घर से हमारे साथ मौजूद है। दीपक रावत कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक कुमार पटना में मौजूद है और निधिश्री हाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। मैं सबसे पहले आपको पवन के पास लेकर चलूंगी क्योंकि पवन, यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होनी है जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा उम्मीद जता रहे हैं कि समाधान निकल आएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से सुबह आज उपेंद्र कुशवाहा पटना से रवाना हुए दिल्ली केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास से पहले निकले थे, वापस आने वाले हैं और उनके लिए अलर्ट कर दिया गया है। तो जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को यह मैसेज दिया गया था कि जैसे ही एक बार, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने नए जो दफ्तर है गृह मंत्रालय का, जो कि नया एक कर्तव्य भवन जो बना है, पहली बार वहां पहुंचे थे और वहां से पहुंच के अब थोड़ी देर के अंदर वहां से निकलने वाले हैं और किसी भी क्षण में गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पहुंचेंगे। और जैसे ही वो अपने आवास पहुंचेंगे उसके कुछ समय बाद ही उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उनके आवास पहुंचेंगे और चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से महुआ सीट को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पहले कहा गया था कि उनको महुआ सीट दे दी गई है, बाद में वो सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में दे दी गई। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज एनडीए के नेताओं से नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कल देर रात भी लगातार बीजेपी के कई सारे नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात करें या नितिन नवीन की बात करें या ऋतुराज सिन्हा की बात करें, सब उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। रात को देर रात तक बैठकों का दौर चला, लेकिन उसमें जब बात नहीं बन पाई तो बात फिर दिल्ली दरबार तक पहुंची और अब वो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो यहाँ अब से थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखकर रखिए जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, हम एक बार फिर से पवन का रुख करेंगे। फिलहाल देखिए, सीट बंटवारे को लेकर ये नाराजगी जो है वो खुलकर एनडीए के भीतर अब सामने आ रही है और नाराजगी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा तक ही सीमित नहीं है, जो एक तो महुआ सीट को लेकर परेशान हो गए हैं और साथ ही 6 सीटें उनको दी गई हैं, इससे भी उनको दिक्कत है। सीट बंटवारे से नाराजगी के बीच जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। जेडीयू के एमएलसी हैं और वो दावा कर रहे हैं हमारे लिए विकल्प खुले हैं, हमारी सीटें किसी और को देकर बहुत गलत किया। ये गुलाम गौस की तरफ से बयान आया है। जेडीयू के एमएलसी हैं, पर्दे के पीछे से 2020 जैसा खेला अब सफल नहीं होगा। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बीजेपी के सामने शर्त भी रख दी है, नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की बात कहने से काम नहीं चलेगा। नीतीश को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करे बीजेपी। नीतीश को चेहरा घोषित न करने का मतलब नियत में खोट है। बड़े भाई की भूमिका जरूरी है, 110 सीटें मिलनी चाहिए थी, ये कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से। नीतीश के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है। गुलाम गौस साहब, क्या एनडीए में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं नाराज है, दोनों को 6-6 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हैं। ये बताइए कि जदयू में भी नाराजगी की बात आ रही है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि बराबर सीटों पर जो है वो बंटवारा हुआ है। आप लोग बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, तो क्या ये बराबर पर बंटवारा नहीं होना चाहिए था? आप लोग को कितनी सीटें मिली? नहीं, हम लोग को कम से कम 110 सीट मिलनी चाहिए थी। ये संतोषजनक नहीं है और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बगैर नीतीश कुमार के, बगैर जदयू के
बिहार में किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। न अतीत में बना है, न भविष्य में बनेगा। अच्छा, हाँ। बड़ा ही सारा आप कर रहे हैं। मतलब ये बताइए कि आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए ऑफिशियली मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे चुनाव के लिए? अभी कहा जाता है कि नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ऑफिशियली मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए? एकदम करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है इसका मतलब उसकी नीयत में खोट है। सर ये बताइए, आप लोग की कुछ सीटें चिराग को दी गई, गलत हुआ? हाँ, बिल्कुल असंतोषजनक ये बात है। बिल्कुल, हम लोग को कम से कम 110 सीट मिलना चाहिए था, और बहुत सारी ऐसी सीटें जो यहाँ पर जदयू का दावा बन रहा था दूसरे को दे दिया गया। ये तो ठीक नहीं है। अगर कोई फिर पुराना खेल खेलना चाहता है तो अरमान पूरा होने वाला। तब 2020 वाला जब चिराग हर सीट पर आप लोगों के खिलाफ कैंडिडेट दे दिए कर रहे हैं ना। हाँ, अगर कोई पुराना खेल खेलना चाहता है पर्दे के पीछे से तो अरमान पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता बहुत सजग। आप लोग के लिए भी विकल्प खुले हुए हैं? राजनीति में हमेशा विकल्प खुला रहता है। बिहार में जदयू जिसको चाहेगी, या जब तक नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे, नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है मुख्यमंत्री का। नीतीश जिधर रहेंगे सरकार उधर ही बनेगी। सरकार हम जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी। और अब से कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव नामांकन करने पहुंचने वाले हैं। राघोपुर सीट से नामांकन भरेंगे तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पटना में राबड़ी देवी के आवास से निकल गए तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के साथ पिता लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी बहन मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने। राबड़ी आवास से जब निकले तेजस्वी यादव नामांकन भरने के लिए राघोपुर सीट से, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद है। निधि, चुनौती बड़ी है तेजस्वी यादव के सामने। राघोपुर सीट जहां से हैट्रिक लगाने के लिए वो फिर से चुनाव मैदान में है, और साथ ही साथ महागठबंधन जहां अभी सीटों को लेकर मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निधि, बिल्कुल इस वक्त स्पॉटलाइट तेजस्वी यादव पर ही है, क्योंकि महागठबंधन का वो चेहरा है और एक तरफ सीटों की गुत्थी अभी उलझी नहीं है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव आज नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। तैयारियाँ बिल्कुल पूरी है। आरजेडी के तमाम समर्थक अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और तीसरी बार तेजस्वी यादव यहाँ से आज नामांकन करेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियाँ हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के नामांकन की आज मैं चर्चा कर लूँ कि पहले ये कहा जा रहा था कि अगर प्रशांत किशोर वहाँ से लड़ेंगे तो क्या तेजस्वी के लिए ये जो सीट है ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जयसुराज ने किसी और को टिकट दे दिया है, तेजस्वी का यहाँ इंतजार है। लेकिन सीटों की गुत्थी पर एक बार फिर से बात करना ज़रूरी हो जाता है। महागठबंधन जो कि अब तक ये फाइनलाइज नहीं कर पाया है। एक तरफ बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, उनके गठबंधन के अलग अलग पार्टियों ने भी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन जो कि सबसे पहले तैयार नजर आ रहा था, अब सीट की शेयरिंग को लेकर के उलझा हुआ है। परसों पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, और आज तेजस्वी यादव नामांकन भरेंगे। बीती रात आरजेडी की तरफ से कई उम्मीदवारों को जिन पर कोई विवाद नहीं है उनको सिंबल देना शुरू हुआ, और आज से नामांकन जो है वो ज़्यादातर आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो करेंगे। कांग्रेस की तरफ से एक भी लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन आज तेजस्वी यहाँ पहुँचते हैं। क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। लालू प्रसाद यादव उनके साथ आ रहे हैं तेजस्वी के साथ, और ऐसे में तेजस्वी के लिए तीसरी बार राघोपुर, ये भी चर्चाएं थी रोमाना कि क्या वो 2 सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे, जिसमें फुलपरास की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। राघोपुर से आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। इंतजार तेजस्वी के आने का। आज दोपहर 2 बजे तक एलजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है, और फिर शाम 5 बजे से पहले दूसरी सूची भी एलजेपी रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी जारी कर सकती है। सभी 29 सीटों पर सिंबल देने की तैयारी कर रही है पार्टी। शाम तक सभी उम्मीदवारों को सिंबल भी देने की संभावना है। अब बड़ा सवाल यह है कि कहां तो अभी एनडीए के भीतर यही चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट क्यों, और वो भी कुछ चुनिंदा सीटें जिसको लेकर आर पार छिड़ी हुई है। जेडीयू से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी नाराजगी दिखाने में पीछे नहीं है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान, अंकित गुप्ता तैयारी कर रहे हैं। सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का सिंबल उम्मीदवारों को देने की तैयारी में, मतलब इंतजार नहीं करेंगे।
बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे और अब से करीबन 5 घंटे के भीतर जो दोनों लिस्ट आ जाएंगी। जो पार्टी के उच्च सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और 29 सीटों से कम पर जाने की बात ही नहीं है, 29 की 29 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उमाना, पहले मैं आपको एक जानकारी भी दे देता हूँ। इस वक्त मैं जो दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर मौजूद हूँ, ये उनका सरकारी निवास है और यहाँ पर इस वक्त जो है उनकी पार्टी के ही नेता और जो रिश्ते में उनके जो है जीजा भी लगते हैं, अरुण भारती, वो भी मौजूद है। उन्हीं की पार्टी के एक और सांसद है राजेश, वो मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अब वो उम्मीदवार भी आने लगे हैं जिनको सिंबल दिया जा रहा है। कल 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया था और अभी 1-2 और लोग अंदर गए हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं और उनको सिंबल देने के लिए बुलाया गया है। तो चिराग पासवान, अरुण भारती दिल्ली में मौजूद हैं और यहां से ही सिंबल दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर जो उच्च सूत्र है पार्टी के, उनका यह कहना है कि 29 सीटों को लेकर के जो मीडिया में तमाम तरह की खबरें आई हैं कि ये सीट हमारे खाते में आई है, ये नहीं आई है, वो खबरें जो है आधिकारिक नहीं थी। ये पार्टी के उच्च सूत्रों का कहना है। उनका यह कहना है कि मीडिया में जो तमाम सीटों को लेकर के खबरें आई थी कि हमारे खाते में आ गई हैं, वो हमारे खाते में आई नहीं थी, वो तो जेडीयू के पास या बीजेपी के पास थी। तो ऐसे में यह कह देना कि हमने उनकी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, वो गलत है। या वो जो है वो अपनी सीटों पर जो उम्मीदवार उतार रहे हैं वो सीटें हमारे खाते में नहीं थी। क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा जो पार्टी के उच्च सूत्र हैं, मैंने ये पूछा कि 29 में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो उनका ये कहना है कि वो सीटें हमारे पास थी कहां। तो साफ तौर पर यहां ये बताया जा रहा है कि दिलचस्प है। फिर तो इंतजार करना चाहिए कि ये जब 29 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाते हैं 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जिसकी चर्चा की जा रही है कि दोनों लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद मतलब तस्वीर और साफ होगी और पता चलेगा कि आखिरकार एलजेपी रामविलास को दी कौन-कौन सी सीटें हैं। 29 सीट आंकड़ा तो सामने आया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो कौन-कौन सी सीटें, क्या महुआ सीट, क्या राजगीर सीट, सोनबरसा सीट, ये वो तमाम सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, ये दी भी गई है रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को या नहीं। इस बीच अगली बड़ी खबर, आरजेडी से खींचतान की खबर आ रही है। कांग्रेस की बैठक हुई है बिहार चुनाव पर, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में चर्चा चली है। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी पेच सुलझा नहीं है और ऐसे में कांग्रेस का ये मंथन, बैठकों का दौर, उम्मीदवारों के नाम तय करना, क्या जानकारी आ रही है? कितनी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है? जी बिल्कुल रोमाना, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी कांग्रेस की। करीबन 3 घंटे ये बैठक चली। हालांकि राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, दिल्ली में थे नहीं, लेकिन 3 घंटे जो ये बैठक चली, इसमें करीबन 25 और उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी उसमें 25 नाम तय कर दिए थे, तो इसमें 25 और कर दिए। करीबन 50 उम्मीदवारों के नाम लगभग तैयार कर चुकी है कांग्रेस। लिस्ट आज आ जाएगी, ये भी सूत्र पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि पहली लिस्ट आ जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल जो ये सीईसी की बैठक हुई, इसमें यह तय किया गया कि एक उप कमेटी होनी चाहिए, सब कमेटी होनी चाहिए, और सब कमेटी जो है वो आगे की सीटों पर चर्चा करेगी। और जो पेच थोड़ा बहुत फंसा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जब दिल्ली आए थे तो उनसे जो मुलाकात केसी वेणुगोपाल की और बाकी के नेताओं की हुई है, उसमें कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि 60 सीट से कम नहीं, और आरजेडी कह रही थी कि 1 सीट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमें बाकी साथियों का भी ध्यान रखना है। लेकिन कांग्रेस उस बात पर अड़ी हुई है, तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की बात को मान लिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि 60 सीटों के आसपास कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी, और जो बाकी की 10 सीटें हैं जिसको लेकर ये सब कमेटी जो है सुबह 9 बजे से चर्चा कर रही है। 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। ये भी बताया जा रहा है कि बाकी गठबंधन के साथियों के साथ भी इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज पहली सूची कांग्रेस थोड़ी देर बाद जारी कर देगी। नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही वो उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आएगी एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। इस बीच एनडीए में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा, ये तो हम जान ही रहे हैं। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई है कि कांग्रेस के सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका एक बयान सामने आ गया है। कुशवाहा का महागठबंधन में वो स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में स्वागत किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आए। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। एक तो 6 सीटें जो मिली हैं उनको, उससे वो संतुष्ट नहीं है, और दूसरा वो महुआ सीट है जो पहले बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन में तय पाया गया था मिलेगी उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन बाद में दे दी गई है चिराग पासवान को। इसी को लेकर माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने की कल तमाम कोशिशें जो पटना में की गई वो नाकाम रही, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली आए हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ये उम्मीद जताई है कि इस मुलाकात में समाधान निकल आएगा, और साथ ही साथ आज ही उपेंद्र कुशवाहा वापस पटना लौटेंगे। ये भी जानकारी सामने आई। रैली थोड़ी करना है,
तुरंत हो जाएगा। उम्मीदवार तो तय करना होगा ना सर। सब तय ही है सर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं एनडीए में, कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। कैसे देख रहे हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रास्ते खुले इंडिया गठबंधन के? वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है। बिल्कुल दोस्त हैं। ऐलान नहीं होगा, क्या होगा सर? नॉमिनेशन में रैली थोड़ी करना है, तुरंत हो जाएगा। उम्मीदवार तो तय करना होगा ना सर। सब तय ही है सर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं एनडीए में, कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। कैसे देख रहे हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रास्ते खुले इंडिया गठबंधन के? वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है। बिल्कुल दोस्त हैं। ऐलान नहीं होगा, क्या होगा सर? नॉमिनेशन में रैली थोड़ी करना है, तुरंत हो जाएगा। उम्मीदवार तो तय करना होगा ना सर। सब तय ही है। कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का हमेशा स्वागत है, आ जाए तो बढ़िया है। महागठबंधन में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और उपेंद्र कुशवाहा की ये नाराजगी जो है वो सियासी चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बिहार की राजनीति में इस वक्त बन चुकी है। और देखिए किस तरीके से महागठबंधन की तरफ से भी डोरे डालने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा पर की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर, अमित शाह के घर पहुंच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, अमित शाह के घर पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अमित शाह क्या समस्या का समाधान तलाश पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, क्या उनको मनाने में अमित शाह कामयाब होंगे? इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं और वो भी पहुंचे हैं अमित शाह के घर पर। कल भी देखिए नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, इन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से पटना में मुलाकात की थी, लेकिन इनके स्तर पर मामला नहीं सुलझ पाया था और इसीलिए फिर यह तय पाया गया कि अब जो भी समाधान है वो दिल्ली से ही निकाला जाएगा। और इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए और उनके साथ में नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। ऐसे में कई तरीके के फॉर्मूलाज की चर्चा की जा रही है और वो फॉर्मूला क्या हो सकता है जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाए। क्या अभी तक जो 6 सीटें एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई हैं उसमें 1 सीट का इजाफा हो सकता है? क्या मंत्री पद का कोई आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सकता है? ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि अगले साल अप्रैल में उपेंद्र कुशवाहा की जो राज्यसभा की सदस्यता है वो उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो ऐसे में वो टर्म बढ़ाने का आश्वासन उनको पहले ही दिया जा चुका है। अब यहां से आगे क्या, कैसे मानेंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या है बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का फॉर्मूला? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है। पवन से ही जानते हैं, पवन फॉर्मूला क्या है उपेंद्र कुशवाहा को बनाने का बीजेपी के पास? देखिए, जब बिहार में बात नहीं सुलझी और देर रात तक तमाम बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करते रहे, तो आखिर लड़ाई जो है वो बात जो है वो दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय दोनों अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और यहां चर्चा जो है सभी समीकरणों पर होगी। क्या महुआ सीट जो है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच तकरार दिख रही है, विवाद दिख रहा है, तो क्या वो वापस जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगी या चिराग पासवान के पास ही बनी रहेगी? उसको लेकर तस्वीर साफ होना बाकी है। उसके अलावा अगर वो महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलती है तो उसके एवज में और उनको कौन सी सीट दी जा सकती है, उसको लेकर चर्चा संभव है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको साथ में कोई ये मान लो कि अगर यहां भी डील नहीं होती है तो उनको कुछ और चीज क्या ऑफर की जा सकती है, ऐसे में डील फाइनल करने के लिए उन सब विषयों को लेकर गृह मंत्री के आवास पर चर्चा होगी। चूंकि अभी अब से कुछ महीनों के बाद में उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का जो टेन्योर है वो भी खत्म होने वाला है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उनको एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ उनको ही फिर से दोबारा राज्यसभा जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जो इस बैठक में उन पर बात फाइनल हो सकती है, क्योंकि अगर महुआ सीट नहीं बनती है तो उसका क्या विकल्प होगा, इन सब विषयों को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने लगातार देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार बयान हो रहे थे। पहले रात में कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, फिर सुबह कहा कि सब कुछ ठीक होने की संभावना है, इसलिए दिल्ली में जा रहे हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने, और अब जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं। और आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर महुआ सीट नहीं मिलती है तो फिर क्या उनके पास विकल्प रहता है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगे आपके पास। शशांक के पास जरा जल्दी से चलेंगे। शशांक, कुल मिलाकर दिक्कत यही है कि सीटों की संख्या का ऐलान कर दिया जाता है लेकिन वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है एनडीए की। दिक्कत यह है कि तस्वीर साफ नहीं हो पाती है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले देखिए अंकित गुप्ता भी कर रहे थे शशांक, कि वहां
चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे खाते में तो ये सीटें आई नहीं है, उन सीटों को जिनको लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। तो आखिरकार ये पारदर्शिता कब, वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ कब होगी कि कौन सहयोगी कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? शशांक। देखिए, एनडीए के अंदर अभी बहुत कंफ्यूजन वाली जो है वो स्थिति है। जो फार्मूला बताया जा रहा था उसमें जो है बदलाव हो सकता है। जदयू बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। बीजेपी अपने कोटे की एक सीट जो है मांझी को दे सकती है और चिराग के कोटे की एक सीट कुशवाहा को दी जा सकती है। लेकिन क्या चिराग इसके लिए तैयार होंगे या उसमें भी फिर जो है सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगा, ये देखना होगा। बीजेपी जो है वो कमान संभाली हुई है और बातचीत के जरिए, अलग अलग दलों से बातचीत के जरिए जो है रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब क्या रास्ता निकलता है, कब तक निकलता है, कैसे निकलता है, ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें हैं। पार्टी के तरफ से मांग की गई है कि ऑफिशियली मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश को एनडीए का घोषित किया जाए। इस वक्त बड़ी खबर, बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट आई। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम है। जेडीयू की तरफ से जो चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं इससे पहले कल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की वो पहली लिस्ट जारी की गई थी। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कल किया था और अब आज जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आ गई है। मोकामा से आनंद सिंह पर्चा कल ही भर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी जो जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है उसमें और कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन कौन सी सीट है। फुलवारी से आप देखिए, श्याम रजक को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट आई। अब मुकामा आनंद सिंह वो तो कल ही अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो एक तरीके से ये तो तय ही था कि उनका नाम उम्मीदवारों की इस लिस्ट में होगा और वैसे भी मुकामा में पहले फेज के अंदर मतलब 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी का नाम है, मधेपुरा से कविता शाह को टिकट मिला है। ये एक एक करके मैं आपको नाम बता रही हूँ। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को जेडीयू ने टिकट थमाया है। बिहार चुनाव में जेडीयू की ये पहली लिस्ट आई है। अब कैसे इस लिस्ट के जरिए वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, कैसे जेडीयू की उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट के जरिए वो एम फैक्टर जो नीतीश कुमार के लिए चुनाव दर चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ और वो एम फैक्टर मतलब बिहार की महिला वोटर। और ऐसे में बिहार की राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए जेडीयू की तरफ से क्या रणनीति अपनाई गई है, कितनी महिला कैंडिडेट है, इसका भी हमें इंतजार है। नालंदा से श्रवण कुमार, संदेश से राधाचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम की यह पहली लिस्ट आ गई है। 57 उम्मीदवारों के नाम वाली यह पहली लिस्ट। आप जानते हैं अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी और 43 विधायक ही जेडीयू के खाते से जीत पाए थे। अब इस बार जब अभी तक गठबंधन के भीतर जेडीयू के खाते में 101 सीटें गई हैं तो फिर 57 उम्मीदवारों के नाम का ये जो ऐलान किया गया है इसमें कितने सिटिंग विधायक हैं जिनको दोबारा से मौका दिया गया है, कितने विधायकों के टिकट कटे हुए हैं, वो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है, ये वो तमाम डिटेल्स हैं। धीरे धीरे कर एबीपी न्यूज पर पूरी तस्वीर हम साफ करेंगे और साथ ही साथ कैसे वो जातिगत गणित इस बार जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के जरिए बिहार की राजनीति में साधने की कोशिश की है, इसका भी पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में जो जाति है वो कहीं जाती नहीं। ऐसे में ये एक एक का नाम आपके सामने है। 57 उम्मीदवारों के नाम वाली ये पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है और पहले ही जेडीयू की तरफ से संजय झा मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि आज जेडीयू के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, कल जेडीयू के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ जाएगी और कल से ही नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वारसनगर से मंजरिक मंडल को टिकट दे दिया गया है, समस्तीपुर से अश्वमेध को टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार चुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है और यह पहली लिस्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब माना यह जा रहा है कि जेडीयू एनडीए के भीतर जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर खुश नहीं है। नाराजगी नीतीश कुमार की ये खबरें कल से ही खूब गरमाई हुई हैं और खासतौर से इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को ये एनडीए के भीतर जुड़वा भाई वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया। एक तो इस बात को लेकर नीतीश को नाराजगी, दूसरा कद बढ़ा दिया गया चिराग पासवान का। 22 सीटों की बात तय हुई थी लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान को क्यों दी गई, इसको लेकर नीतीश को नाराजगी और वो भी जेडीयू के खाते की सीटें क्यों दे दी गई चिराग पासवान को, इस बात को लेकर भी नीतीश के मन में खटास एनडीए के भीतर। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, 57 उम्मीदवारों के नाम है, पहली लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। कुछ बड़ी बातें, मुख्य बातें उम्मीदवारों के नामों से जुड़ी हुई जो आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें। शशांक।
देखिए, बरबीघा से सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया है। कुमार पुष्पंजय जो हैं वहां से जदयू प्रत्याशी हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनको जो है महनार से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। 2020 में जो है वो हार गए थे। इसके अलावा बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से प्रत्याशी कल नामांकन भी जो है वो कर चुके हैं। श्याम रजक जदयू से राजद में गए थे, राजद से फिर जदयू में जो है वापस आए हैं। फुलवारी शरीफ से 6 बार के विधायक रहे हैं। जदयू में आते ही उनको जो है टिकट दे दिया गया है। फुलवारी से वो प्रत्याशी जो हैं वो बनाए गए हैं। राधा चरण सेठ एमएलसी हैं, लेकिन इनको भी जो चुनाव विधानसभा का लड़ाया जा रहा है। संदेश से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा बीच में लंबे समय तक जदयू से अलग थे, पार्टी में वापस आए हैं। देखिए, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है जगदीशपुर से। इसके अलावा देखिए, जो सिटिंग मंत्री हैं जिनका टिकट रिपीट किया गया है, उसमें सोनबरसा से रत्नेश सदा, ये सीट चिराग के खाते में गई थी। जदयू ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा, इनको बना दिया गया ऑफिशियल प्रत्याशी। इसके अलावा देखिए, श्रवण कुमार नालंदा से जो है वो प्रत्याशी बने हैं। सिटिंग सीट है उनकी। नरेंद्र नारायण यादव टिकट उनका रिपीट किया गया है आलमनगर से। इसके अलावा बिहारीगंज से निरंजन मेहता का जो है वो टिकट रिपीट किया गया है। सिंहेश्वर से रमेश रिश्तेव को फिर से जो है वो मौका दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों की जो सीटिंग सीट है उसको रिपीट किया गया है। बहादुरपुर से मदन सहनी को जो है फिर से टिकट मिला है। और जानकारियां निकाल के रखिए। तब तक जरा जल्दी से निधि का रुख करेंगे। निधि, कल काफी ड्रामा हमने देखा था। मुख्यमंत्री आवास पर गोपाल मंडल जो है धरने पर बैठ गए थे, टिकट की मांग कर रहे थे कि गोपालपुर सीट को लेकर भी यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। और क्या बड़ी बातें आप इस लिस्ट में देख पा रही हैं निधि? 57 उम्मीदवारों का नाम है इस लिस्ट में। बिल्कुल, एक तो बड़ी बात यह है, कोमल सिंह का जिक्र करना चाहूंगी। चिराग के वो कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स जिसको लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये टिकट गायघाट से किसी को मिलता है तो कोमल सिंह को, लेकिन कोमल सिंह ने कल जेडीयू के सिंबल पर टिकट लिया और अब आज उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में मैं देख सकती हूँ। जिसका जिक्र किया अभी शशांक ने, रत्नेश सदा सोनबरसा टिकट जो कि जेडीयू के एलजेपी के खाते में थी, रत्नेश सदा ने नाराजगी जताई। वो घर गए, नीतीश कुमार से मिले, उनकी शिकायत थी कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका टिकट मैं इसमें देख सकती हूँ। बाकी कुछ सीटें जो है रिपीट की गई हैं। 4 महिलाओं का नाम है इस लिस्ट में जो मैं देख पा रही हूँ, जिसमें कोमल सिंह है, इसके अलावा रवीना है, कविता साहा है और एक और महिला है अश्वमेघ देवी जो कि चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर से। ये 4 महिलाओं का नाम फिलहाल इस लिस्ट में है। महेश्वर हजारी, ये चर्चाएं थी कि महेश्वर हजारी का टिकट काटा जाएगा और ये जो सीट है महेश्वर हजारी की कल्याणपुर, ये एलजेपी चाह रही थी लेना, लेकिन महेश्वर हजारी को रिपीट किया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा पिछली बार चुनाव हार गए थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनको इस बार फिर से रिपीट किया गया है। ये कुछ नाम है जो मैं इसमें देख सकती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी विजय कुमार चौधरी का। सराय रंजन से खूब चर्चा थी कि विजय कुमार चौधरी जो कि इस वक्त कोर ग्रुप में है नीतीश कुमार के, सरकार में मंत्री भी हैं, वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन विजय चौधरी को रिपीट किया गया है। उनके बेटे को इस बार टिकट जो है वो नहीं मिला है। इसके अलावा अलौली सीट रामचंद्र सदा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की फिलहाल जो लिस्ट है उसमें ये सारे नाम है। 57 की लिस्ट आ गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 29 सीटों की हम चर्चाएं कर रहे थे रोमाना, 29 सीट जो एलजेपी के खाते में गई, उसमें से 13 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी प्लस जेडीयू ने अपने सिंबल दे दिए थे। बाकी 16 सीटें ही एलजेपी के खाते में थी और वो 13 सीटें जो हैं उनमें से इसमें कुछ नाम है जैसे सोनबरसा का जिक्र किया, कोमल सिंह की जो सीट है गायघाट मुजफ्फरपुर की जिले की सीट है। तो ये कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं थी। वो अब वो कौन सी सीटें हैं जो एलजेपी के हिस्से आ रही हैं, जिस पर ना तो बीजेपी की तरफ से क्लेम किया गया, ना अभी तक जेडीयू की लिस्ट में वो सीटें हैं। तो बाकी सीटें ऑटोमेटिकली ये मानी जा रही है कि चिराग पासवान के खाते में आएगी। 2 सीट, एक चकाई और महुआ, को लेकर के इस वक्त नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मनाने की उनकी कोशिश जो है वो चल रही है। तो इन दोनों सीटों को लेकर के, क्योंकि महुआ सीट पर संजय सिंह लंबे समय से दावा कर रहे थे और खास तौर पर चिराग पासवान के पास उन्होंने डेरा डाला हुआ था। बिजनेसमैन है वो और ऐसे में उनको सिंबल दे दिया चिराग पासवान ने, तो महुआ सीट को लेकर के नाराजगी जो है वो जताई गई। तो इस तरीके की कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। शशांक, देखिए, अगर अभी तक देखा जाए तो वो सोनबरसा सीट रत्नेश सदा हमने देखा था कैसे कल उनको सिंबल दिया जा रहा था, वो तस्वीर भी सामने आ गई थी। जेडीयू ने औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया है। सोनबरसा सीट से फिर से रत्नेश सदा को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। ये गायघाट सीट को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की नजर इस सीट पर भी है, उनके खाते में जा सकती है वहां से, लेकिन कोमल सिंह जो है उन्हीं को जेडीयू ने उम्मीदवार बना दिया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जेडीयू का ये एक रथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछड़ते हुए इस मामले में अब चिराग पासवान नजर आ रहे हैं क्या यहां पर? शशांक,
नहीं देखिए, ये जो जदयू की सूची आई है उम्मीदवारों की, जो पहली लिस्ट है, इसमें कई जो सिटिंग विधायक हैं उनको फिर से जो है वो टिकट दिया गया है। सारे मिनिस्टर्स को जो है वो टिकट दिया गया है। इसमें युवाओं को भी मौका है, जो अनुभवी नेता हैं उनको भी मौका दिया गया है, और महिलाओं की भी जो है इसमें उचित भागीदारी है। तो ये जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो बिहार में जातीय समीकरण है उसको भी जो है साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन देखिए, जहां तक बात है कि सोनबरसा, मोरवा और राजगीर सीट जो चिराग के खाते में जाने की बात थी, तो सोनबरसा पर तो जदयू ने ऑफिशियली प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब मोरवा पे भी देखिए जो हो गया है, विद्यासागर सिंह निषाद, ये सीट मतलब जदयू जो है लोजपा से ले ली है, यहाँ पर उतार दिया गया है कैंडिडेट को। अब जहाँ तक बात है राजगीर सीट की, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए इसमें एक बड़ा नाम है मांझी से रणधीर सिंह का। प्रभुनाथ सिंह बाहुबली राजद के कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब जदयू में भी रह चुके हैं। तो उनके बेटे जो है रणधीर जी आरजेडी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो जेडीयू में आए हैं, और उनको जो है मांझी से जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत दिलचस्प ये लिस्ट है, एक से एक नाम इसमें है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुचायकोट से बाहुबली अमरिंदर पांडे को जो है फिर से जो है वो टिकट दिया गया है, सिटिंग विधायक हैं। भोरे से मंत्री सुनील सिंह को फिर से रिपीट किया गया, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। हथुआ से रामसेवक सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार हार गए तो उनको फिर से जो है बनाया गया है। मंजीत सिंह राजपूत जाति के बड़े नेता हैं, बड़ौली से इनको जदयू ने जो है कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा देखिए कुशवाहा समाज की भी उचित भागीदारी जो है इसमें देखने को मिल रही है। जीरादेही से भीषम कुशवाहा को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है एकमा से धूमल सिंह, ये भी बाहुबली हैं, इनको जो है वो टिकट मिला है। और देखिए नीतीश का गृह जिला जो नालंदा है, वहाँ की सीटों की हम बात करें तो हरनौत से हरि नारायण सिंह को जो है फिर से टिकट दिया गया है। वहाँ के लोग यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे थे कि जनता से मिलते नहीं हैं, इनका टिकट काटा जाए, लेकिन नीतीश ने इन पर फिर से जो है वो भरोसा जताया है। उसके अलावा देखिए हिलसा से प्रेम मुखिया को टिकट जो है वो दिया गया है। राजगीर सीट देखिए, वो सीट पे मेरी नज़र आ गई है। राजगीर सीट जो है चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी, चिराग इस पर कैंडिडेट देने की कोशिश में थे, लेकिन इस सीट पे भी जो है जदयू ने जो है कैंडिडेट दे दिया है। कौशल किशोर को जो है फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, सिटिंग विधायक हैं। उसके अलावा और हम बात करें तो देखिए बेलदौर से पन्नालाल पटेल को मौका दिया गया है। इसके अलावा इसीलिए मैं कह रही हूँ शशांक, मैं इसीलिए कह रही हूँ, जरा जल्दी से निधि को ले आइए स्क्रीन पर। ये सोनबरसा सीट हो गई, राजगीर सीट हो गई, गायघाट सीट हो गई, मोरबा सीट हो गई, एकमा सीट हो गई, ये वो तमाम सीटें थी जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि ये जेडीयू के पास से निकल रही है, चिराग पासवान के खाते में जा रही है। लेकिन जेडीयू ने तो इन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। धक्का तो चिराग पासवान के लिए। निधि, बिल्कुल, एक बात यहाँ पर एक और मैं स्पष्ट कर दूं कि महेश्वर हजारी की जो सीट है, इसके अलावा जो सोनबरसा सीट है, अभी अभी मेरे सोर्सेज ने जो जानकारी दी है कि दरअसल ये चिराग पासवान की तरफ से नहीं मांगी गई थी। ये चर्चाएं थी मीडिया के गलियारे में कि ये सब सीटें जो हैं वो एलजेपी को मिल सकती है, एलजेपी दबाव बना रही है। लेकिन अभी जो मेरे सोर्सेज ने जानकारी दी कि ये सीटें दरअसल चिराग ने मांगी नहीं थी, इस तरीके की चर्चाएँ उठी थी। और इन्हीं चर्चाओं के मद्देनज़र रत्नेश सदा हड़बड़ाहट में वो गए, और उन्होंने फिर चूंकि उन तक भी खबरें पहुंची और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात की, फिर नीतीश कुमार से हामी भरी गई। लेकिन महेश्वर हजारी वाली जो सीट है वो एलजेपी की तरफ से डिमांड नहीं की गई थी। कोमल सिंह पिछली बार 2020 में एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था उन्होंने, हालांकि वो चुनाव हार गई थी गायघाट से, लेकिन इस बार उन्हें जेडीयू का सिंबल दिया गया है। तो इस तरीके की तमाम जो सीटें हैं इसको लेकर के फिलहाल चर्चाएं हैं, और ये कुछ क्लैरिफिकेशन से जो इस वक्त हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। जी, तो मतलब कुल मिलाकर शशांक यही कहा जाएगा कि कुछ भी क्लैरिटी थी नहीं, मतलब सिर्फ चर्चाएं थी, जैसा कि निधि बता रही हैं और उससे पहले अंकित गुप्ता भी बता रहे थे। वो सोनबरसा सीट को लेकर चर्चा थी, राजगीर सीट को लेकर चर्चा थी, चर्चा तो मोरवा से लेकर और वो एकमा और गायघाट, इन तमाम सीटों को लेकर चर्चा थी। लेकिन ये तमाम सीटें जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, और अब ये बात सामने निकल कर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये सीटें मांगी नहीं थी, ये सीटें हमारे पास थी नहीं, तो छोड़ने और देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शशांक, देखिए ये किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है, इसका जो है कोई ऑफिशियल सूची जारी हुआ नहीं था। अब जब प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं तो सीटों का जो है वो पता चल रहा है।
चिराग को वास्तव में कौन सी सीटें दी गई हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाए कि ये सब सीटें तो हमको ऑफर की ही नहीं गई थी, क्योंकि औपचारिक सूची कोई आई नहीं है। लेकिन जो सीटें चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी उनमें लगभग सभी सीटों पर जदयू ने जो है वो प्रत्याशी दे दिया है। लेकिन देखिए, चिराग ने 4 नेताओं को सिंबल बांटा है, तो उसमें से गोविंदगंज सीट जो है बीजेपी की सिटिंग सीट थी, उस पर चिराग ने जो है कैंडिडेट दे दिया, मतलब बीजेपी ने ये सीट छोड़ी चिराग के लिए। ब्रह्मपुर सीट भी जो है वो बीजेपी के पास थी, यहाँ से चिराग ने हुलास पांडे को जो है सिंबल दे दिया है, तो ये भी सीट बीजेपी ने अपने कोटे की चिराग के लिए छोड़ दी। तो मतलब यही कहा जाएगा कि चिराग पासवान को 22 से 29 तक जो खींचकर लेकर जाया गया है, जिसको लेकर एनडीए के भीतर सहयोगियों में नाराजगी है, निधि, वो ज्यादातर ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए जगह बनाई और उनको एडजस्ट किया। निधि, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दरअसल सीटों का बंटवारा जो पहले तय हो गया, जो फॉर्मूला रखा गया, वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन किसको कौन सी सीटें पसंद है इसी को लेकर के ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, जो सुलझी नहीं है। चर्चाएं मीडिया में अलग अलग सीटों को लेकर के हुई, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद जब पार्टी के प्रमुख नेताओं तक ये खबरें पहुंची तो इसी को लेकर के नाराजगी जो है वो शुरू हुई। हमने देखा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से आते हैं तो वो एक बार भी मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, बंद कमरे में होते हैं। और उसके बाद उनके पार्टी के सोर्सेज की तरफ से जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट दी जाती है, उसमें कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें दिनारा का नाम लेना चाहूँगी या महुआ का नाम लेना चाहूँगी। इस तरीके की चर्चाएं उन पार्टी के सोर्सेज की तरफ से जो सीटें रखी गई सामने, उसका जिक्र हुआ। लेकिन ऐसे में अगर सिंबल दे दिया गया दूसरी पार्टी की तरफ से, तो अब उनके पास कौन सी सीट होंगी जिसपे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने पहले ही तय कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पे लड़ेगी। 6 और 6 मांझी और कुशवाहा के खाते में सीटें हैं, चिराग 29 सीट्स है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो नाराजगी चल रही है कि क्या चिराग पासवान एकमात्र विलेन है जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा या लेट से जीतन राम मांझी, उन दोनों को सीटें कम मिली है और वो अब उतनी सीटें बार्गेन नहीं कर पाए। तो चर्चाएं इसी को लेकर के जो है वो चल रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन भी इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से, और जरा आर्यन से जानते हैं। आर्यन, ने 57 उम्मीदवारों के नाम वाली जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ गई है, आपने भी इस लिस्ट को देखा होगा, क्या बड़ी बातें इस लिस्ट से सामने निकल कर आ रही हैं आर्यन? देखिए, 2 जो बड़े जो सीटें थी, जिसमें बरबीघा था, कुशेश्वर स्थान था, वहाँ के सिटिंग विधायकों का जो टिकट है वो काटा गया है। सुदर्शन कुमार, बड़े बैकग्राउंड उनका राजनीति का रहा है, उनका टिकट काटा गया है। उनको पहले तो कांग्रेस से जेडीयू में लाया गया, 2020 में जब उन्होंने जीत सुनिश्चित की, उसके बाद अब 2025 में उनका जो टिकट है वो काटा गया। कुशेश्वर स्थान, वहाँ पे अमन भूसर हजारी उपचुनाव में जीते थे, उनका जो टिकट है जेडीयू ने काट दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जिन 3 सीटों पर कहा जा रहा था कि जेडीयू की सीट है वो चली गई लोजपा के पास, तो उन सीटों पर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की जो घोषणा है वो कर दी है। मोरवा है, सोनबरसा हो या फिर राजगीर नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा था, और कहा जा रहा था कि इसी सीट को लेकर जो नाराज़गी है वो नीतीश कुमार में है। और अब इस सीट को लेकर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को जो सिंबल है वो दे दिया है। तो तस्वीर साफ हो गई है, 57 सीटें जिस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। और बड़ी बात ये, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि रार है, कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पेच फंस गया है जेडीयू और एलजेपी के बीच। अब जबकि 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं, शशांक, क्या माना जाए, एलजेपी और जेडीयू के बीच जो विवाद का मुद्दा था अब वो खत्म मान लिया जाए, या फिर इन्हीं में से कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर फ्रेंडली फाइट, इसका भी जिक्र किया जा रहा है ना, फ्रेंडली फाइट देखने को मिल जाए? शशांक, देखिए, चिराग पासवान बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, इतने आसानी से वो पीछे हट जाएंगे, हमारे सूत्र जो है वो कह रहे हैं कि आसानी से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ना वो मानने वाले हैं। जदयू कि कुछ सीटों पर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। मैंने सुबह 10 बजे के लाइव में ही आपसे ये बात कहा था। चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट के मूड में हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। 2020 में तो जदयू के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट दिए थे, लेकिन इस बार ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर जो हैं वो कैंडिडेट दें।
चिराग के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं इसकी कोई सूची तो औपचारिक नहीं आई थी, लेकिन इन सीटों की उनके पार्टी में जाने की चर्चा थी। और चिराग, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इन सीटों को जो है लेकर अड़े हुए थे। नालंदा में वो एंट्री चाहते थे, लेकिन अब ये लिस्ट देखकर लग रहा है कि नीतीश ने चिराग के नालंदा एंट्री पर जो है वो वीटो लगा दिया है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जदयू की कुछ सीटों पर चिराग कैंडिडेट दे सकते हैं, ये संभव है, और नालंदा की वो सीटें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए जब तक चिराग ऑफिशियली अपनी प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी कर देते, तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब कुछ जो है वो ऑल इज वेल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल मानी जाती है। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ये किस हद तक कहा जाए या ना कहा जाए, इसको लेकर जरा जल्दी से निधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निधि के पास ही चलेंगे। निधि, मतलब अब इंतजार करना होगा, क्योंकि आज ही पहले दोपहर 2 बजे पहली लिस्ट, उसके बाद शाम 5 बजे तक दूसरी लिस्ट। एलजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम वाली सामने आनी है। उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी कि एनडीए में एलजेपी और जेडीयू के बीच खास तौर से ऑल इज वेल है या नहीं है। निधि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी 71 सीटों की, अभी जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपी ने पब्लिकली लिस्ट जारी नहीं की है, सिंबल दिया है लगभग 7 प्रत्याशियों को, जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं था उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो अब इंतजार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का भी मैं जिक्र करना चाहूँ, चूंकि उन्होंने अभी तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, सिंबल भी नहीं दिया है। आज जब वो अमित शाह से बैठक करने के बाद दिल्ली से पटना लौटते हैं, क्या कहते हैं मीडिया में, ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, और उसके बाद वो जाते हैं। तो उनकी लिस्ट में क्या होता है ये देखना होगा। और चिराग पासवान की भी लिस्ट का इंतजार है। ऑफिशियली जब दोनों लिस्ट आ जाएगी, वो 29 नाम आ जाएंगे, उसके बाद क्लैरिफाई होगा कि सब कुछ वेल है एनडीए में। आर्यन का रुख करेंगे। आर्यन, लेकिन इस बीच जेडीयू के नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा था कि अब तो हमें आश्वासन चाहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सीधे सीधे ये ऐलान किया जाए एनडीए के भीतर से। तो अब ये जो मांग उभरी थी, ये कुछ मध्यम पड़ेगी या आपने उस रुख पर जेडीयू कायम रहने वाली? आर्यन, देखिए, जेडीयू निश्चित तौर पर अब भी चाह रही है कि जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो एक स्वर में बोले कि नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं बल्कि नीतीश ही सीएम होंगे। और अब तक जो गतिविधियां सीट शेयरिंग में हुई, जिस तरीके से 29 सीट चिराग पासवान को दिए गए, जो नाराजगी नीतीश कुमार की थी, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नाम पर आगे आने के लिए इसलिए कह रहा था कि एक जो प्रेशर है वो बनाया जाए। और जिन 9 सीटों पर पेच फंसता दिख रहा था, जिन 9 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतरने की बात कही जा रही थी, जो जेडीयू के खाते में थी, इन तमाम प्रेशर्स को रिलीव करने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा हो रही थी। और अब तक किसी भी घटक दल ने इस मुद्दे पर खुलकर नहीं कहा। तो अब जब सीटों का ऐलान हो रहा है, लोजपा की तरफ से सीटों का ऐलान होना है, आरएलएम की तरफ से होना है, उससे पहले जेडीयू अभी भी चाहती है कि जो तमाम घटक दल हैं वो एक स्वर में ये कहे कि जब 25 में एनडीए को मैंडेट मिलेगा तो चेहरा नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आर्यन, शशांक, निधि, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 57 उम्मीदवारों के नाम वाली जेडीयू की भी पहली लिस्ट आ गई है। जेडीयू ने अपना दांव चल दिया है और इंतजार अब चिराग पासवान के रुख पर रहने वाला है, क्योंकि आज ही दोपहर 2 बजे पहली लिस्ट और शाम 5 बजे तक एलजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। और उसी से पता चलेगा कि एनडीए के भीतर कम से कम जेडीयू और एलजेपी के बीच ऑल इज वेल है या नहीं। महागठबंधन के खेमे से बड़ी खबर आ रही है मुकेश सहनी को लेकर। आरजेडी और वीआईपी के बीच 18 सीटों पर सहमति बन गई है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कल देर रात तक बैठक हुई है और बैठक के बाद 18 सीटों पर बात बन गई है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में 18 सीटें जाएंगी। इसको लेकर आरजेडी और वीआईपी के बीच सहमति बनी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।